जैसे ही प्रोफेसर भास्कर अपना सारा सामान लेकर रिसर्च सेंटर से बाहर निकलते हैं, मुख्य सुरक्षा प्रभारी दौड़ते हुए गेट पर आते हैं और वहां खड़े गार्ड से पूछते हैं कि प्रोफेसर भास्कर कहां गए हैं। गार्ड ने उन्हें बताया कि वे अभी गेट से बाहर गए हैं, जाओ और उसे पकड़ो। वह यहाँ से कुछ पुरानी किताबें और कुछ शोध पत्र चुरा कर भाग गया है। मुख्य सुरक्षा प्रभारी ने गार्ड से कहा। फिर गार्ड उसका पीछा करते हैं, लेकिन शायद उन्हें इस बात की भनक लग जाती है, यानी वे उसे इतनी देर से क्यों पकड़ते हैं, कहीं छुप जाओ। तभी गार्ड वापस आते हैं और मुख्य सुरक्षा प्रभारी से कहते हैं, सर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शायद वह कहीं चला गया है। इधर प्रोफेसर भास्कर अपना सारा सामान, शोध पत्र और पुरानी किताबें लेकर इंदौर शहर से किसी दूसरे शहर के लिए ट्रेन पकड़कर चले गए और यहीं एक किराए के मकान में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने पास के एक कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर की नौकरी कर ली और धीरे धीरे अपने किराए के घर में एक गुप्त प्रयोगशाला बनाकर अपना शोध जारी रखा। हालांकि प्रोफेसर भास्कर को यहाँ कोई नहीं जानता था और यह भी नहीं जानता था कि वह यहाँ कितने नए हैं। जब आसपास के पड़ोसी उससे उसके बारे में पूछते तो वह बस यही कहता, मैं पास के गांव से आया हूँ और मेरे गांव में बाढ़ के कारण मेरा घर डूब गया, जिसके कारण मैं यहाँ शहर में रहने आया हूँ। धीरे धीरे वह अपने आसपास के लोगों से घुलने मिलने लगा और फिर कई साल बीत गए और वह उस इंद्र कवच की खोज में इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि 10 साल कैसे बीत गए। हालांकि वह अपनी खोज के बहुत करीब था और उस गुफा का रास्ता खोजने की पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका था, जिसमें इंद्र कवच रखा गया था और उसका मुंह खोलकर इंद्र कवच लाने के लिए अंदर जा रहा था। उसे बस इंतजार करना था उस दिन के लिए जब वह अचानक बिजली इस धरती पर गिरेगी और हमारे यानी इंद्र कवच का पता बताएगी जो गुफा में छिपा हुआ था। उस दिन उनकी वर्षों की मेहनत सफल होगी। तभी उसे अपने घर के बाहर से आवाज सुनाई देती है, भास्कर जी, प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? यह सुनते ही वह अपने अतीत की यादों से वर्तमान में आ जाता है और तुरंत अपनी गुप्त प्रयोगशाला से बाहर आ जाता है। बाहर घर के मेन गेट की तरफ जाने लगता है और फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए दरवाजा खोलता है और कहता है, अरे भाई मैं आ रहा हूँ। तभी वह देखता है कि उसके पड़ोसी शर्मा जी गेट पर खड़े हैं और जैसे ही उसकी नजर प्रोफेसर भास्कर पर पड़ती है तो वह कहता है, कहाँ चले गए प्रोफेसर साहब? मैं इतनी देर से गेट खटखटा रहा हूँ और आप सुन ही नहीं रहे हैं। सभी प्रोफेसर भास्कर मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, अरे शर्मा जी, मैं बाथरूम में था इसलिए गेट खोलने में देर लग गई, बताओ आप कैसे आए? तब शर्मा जी कहते हैं, मैंने कहा था ना कि मेरा एक बेटा है, उसने इसी महीने कॉलेज में एडमिशन लिया है और उसे आर्ट्स में इतिहास विषय समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि आप उसे इतिहास विषय पढ़ा दें तो बेहतर होगा। मैं उसे कहीं और कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं पड़ोस में और शहर में खेलता हूँ, इसलिए मुझे उसे आपसे ही कोचिंग दिलवानी चाहिए। तब प्रोफेसर भास्कर कहते हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं, वह मेरा अपना बच्चा है और अगर उसे किसी अन्य विषय में कोई समस्या है तो वह उसमें भी मुझसे पूछ सकता है। तो शर्मा जी कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं उसे शाम 5 बजे आपके घर भेज दूंगा, वह यहीं पढ़ेगा। ये सुनकर प्रोफेसर भास्कर के दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया। फिर वह सोचने लगे, अगर यह मेरे घर कोचिंग पढ़ने आएगा और अगर गलती से भी उसे मेरे घर की गुप्त लैब के बारे में पता चल गया तो वह पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगा कि मैं अपने पड़ोसी से कोई राज छुपा रहा हूँ। फिर वह अचानक ऊंची आवाज में कहता है, नहीं नहीं, यहाँ नहीं, मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उसे पढ़ाऊंगा, और वैसे भी हमारा घर बहुत दूर है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब सिर्फ उसकी पढ़ाई से है ना। फिर शर्मा जी भी उसकी बातों में हाँ मिलाने लगते हैं। फिर दोनों दूसरी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। इधर अविनाश भी घर से खाना खाकर कॉलेज जाने के लिए बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पर पहुंचता है और कुछ देर बाद उसके कॉलेज की बस आ जाती है। फिर अविनाश बस में बैठ जाता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद वह कॉलेज पहुंचता है और फिर अपने क्लास रूम की तरफ जाने लगता है तो देखता है कि नैना अपने दोस्तों के साथ कैंटीन की तरफ जा रही थी। अविनाश नैना को कैंटीन में जाते और अपने दोस्तों के साथ हंसते बतियाते देखता रहता है और फिर अपना बैग उठाता है और सीधे क्लासरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद उसका दोस्त सूरज भी क्लास में आ जाता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी बातचीत के दौरान अविनाश सूरज से पूछता है, आज कॉलेज में बहुत चहल पहल है, क्या आज कॉलेज में कुछ खास है? तब सूरज उससे कहता है, आज से कुछ दिन बाद वार्षिकोत्सव होने वाला है, मेरे कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, इसलिए सभी छात्र नृत्य, गीत और अन्य कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त हैं।
तभी सूरज अविनाश से पूछता है, क्या आप इस वार्षिक समारोह में भाग लेंगे? सूरज उससे कहता है, नहीं दोस्त, अगर मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो दूसरी चीजों में दिलचस्पी लेकर क्या करूंगा? अविनाश की बात सुनकर सूरज हंस पड़ता है। फिर दोनों उस वार्षिक समारोह की तैयारियों को देखने के लिए ऑडिटोरियम की ओर जाते हैं और फिर वहां दूर से खड़े होकर वहां परफॉर्म कर रहे लोगों को देखने लगते हैं। यहाँ प्रोफेसर भास्कर अपने घर के अंदर गुप्त लैब में अपने कंप्यूटर पर कुछ शोध कर रहे थे और फिर वह कंप्यूटर स्क्रीन से एक कागज पर कुछ चीजें लिखते हैं और कैलकुलेटर की मदद से कुछ गणना करते हैं। तभी उन्हें कुछ जलने की गंध आती है। तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी रसोई में दाल पकाने के लिए गैस पर रख दी थी और फिर गैस बंद करना भूल गया। तभी उसे अपने एक पड़ोसी की आवाज सुनाई देती है जो उसके घर के ठीक बगल वाले घर में रहता है। वह जल्दी से लैब बंद करता है, किचन में जाता है और गैस बंद कर देता है और फिर अपने मुख्य द्वार पर चला जाता है। वह गेट की तरफ जाता है और फिर गेट खोलकर कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ? तभी उसका पड़ोसी कहता है, अरे प्रोफेसर साहब, ये जलने की बदबू आपके घर से आ रही है क्या? क्या आप वहाँ हैं? जवाब में प्रोफेसर भास्कर हंसते हुए उनसे कहते हैं, हाँ मैं किचन में हूँ। मैंने दाल पकाने के लिए गैस पर चढ़ाया था, लेकिन मैं गैस बंद करना भूल गया और मेरे कपड़े बाथरूम में थे, धोने लगा था, तभी शायद दाल जल गई। तभी प्रोफेसर भास्कर ने अपने पड़ोसी से पूछा। कुछ देर बाद वे बातें खत्म करके अपने घर वापस चले जाते हैं और फिर जैसे ही कॉलेज में क्लास की घंटी बजी, अविनाश और उसकी दोस्त सूरज दोनों तेजी से फिर कुछ देर बाद क्लासरूम की ओर जाने लगते हैं। क्लास खत्म करने के बाद दोनों को भूख लगती है, इसलिए दोनों कैंटीन में जाते हैं और कुछ खाते हैं। जैसे ही वे दोनों कैंटीन में पहुंचते हैं, नैना भी अपनी सहेलियों के साथ उनके पीछे पीछे चल देती है। वह जोर जोर से बात करते हुए वहां पहुंचती है और फिर काउंटर की ओर आगे बढ़ जाती है। वह कोल्ड ड्रिंक और समोसा ऑर्डर करती है और अपने दोस्तों के साथ एक टेबल पर बैठती है। फिर अविनाश भी अपने दोस्त सूरज के साथ गया और नैना के लिए समोसा ऑर्डर किया। वह पीछे की मेज पर बैठता है और अपने आदेश के आने का इंतजार करता है और फिर वह पीछे बैठी नैना को देखने लगता है। कुछ देर बाद कुछ सीनियर्स वहां आते हैं और वहां मौजूद सभी जूनियर्स से कहते हैं, ओए जूनियर्स, क्या तुम्हें पता है कि कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में एक वार्षिक समारोह होने वाला है और उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे? यदि आप में से कोई भी किसी चीज में भाग लेना चाहता है तो एक एक करके मेरे पास आएं और अपना नाम, वर्ष, स्ट्रीम और आप किस में भाग लेना चाहते हैं इसके बारे में सारी जानकारी लिखें। फिर वे सभी लोग जिन्हें किसी कार्य में भाग लेना था अपनी सीटों से उठकर एक पंक्ति बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद जब वहां काफी भीड़ जमा हो गई तो एक वरिष्ठ ने कहा, आप सभी एक काम करें, जो लोग अलग अलग चीजों में भाग लेना चाहते हैं वे अलग अलग पंक्ति बना लें। जैसे वे लोग जो नृत्य में भाग लेना चाहते हैं विक्की सर के पास जाएं, जो लोग गाना चाहते हैं वे राज सर के पास जाएं और जो लोग किसी और चीज में हिस्सा लेना चाहते हैं वे मेरे पास आएं और अपना नाम रजिस्टर करवाएं। इधर अविनाश और सूरज अपनी जगह पर बैठे पूरी घटना देख रहे थे। तभी अविनाश ने देखा कि नैना डांस लाइन में जाकर खड़ी हो गई है। ये देखकर अविनाश के दोस्त सूरज ने उससे कहा, देखो वार्षिक समारोह में तुम्हारा डांस होने वाला है और तुम हो कि यहाँ बैठे बस उसे देख रहे हो और समोसा खा रहे हो। तब अविनाश उससे कहता है, नहीं दोस्त, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए। फिर कुछ देर और दोनों कैंटीन में बैठकर बातें करने लगते हैं और फिर जब अविनाश अपनी प्लेट उठाकर सिंक में रखने ही वाला होता है तो उसे सामने टेबल पर नैना दिखाई देती है तो वह बिना आगे देखे उसे देखने लगता है और वह चलने लगता है और एक लड़के से टकरा जाता है। उसकी टक्कर से उसकी प्लेट में रखे समोसे के साथ लाल चटनी लड़के के कपड़ों पर गिर जाती है। जैसे ही वह लड़के की तरफ देखता है तो देखता है कि सारी चटनी उसकी प्लेट में है। उसने टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और वह कोई और नहीं बल्कि कॉलेज का सबसे शरारती सीनियर था, जिसके बारे में उसके दोस्त सूरज ने उसे बताया था। जब सीनियर देखता है कि उसके कपड़ों पर लाल चटनी बिखरी हुई है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह अविनाश को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है।